नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 मार्च 2021 के यानी 2 दिन पहले के डेली द हिंदू एडिटोरियल में एक आर्टिकल छपा था, मेकिंग सेंस ऑफ राहुल गांधी पॉलिटिक्स। डिस्पाइट अ हॉस्टाइल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, द कांग्रेस हैज नॉट सर्व्ड हार्ड टू द राइट और टू द लेफ्ट। बेसिकली इस आर्टिकल में बात ही की जा रही है कि आज की डेट में राहुल गांधी जी बीजेपी के लिए खतरा कैसे हैं। राहुल गांधी जी जिनको नाना प्रकार की वजहों के लिए मजाक उड़ाया जाता है, पप्पू बोला जाता है इनको। राहुल गांधी जी की जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं अच्छी नहीं बताई जाती हैं। कभी कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हुए ये कुछ गलत बोल गए या गलत तरीके से बोल गए, जिसकी वजह से इनका काफी मजाक भी उड़ा और बीजेपी के मेंबर्स ने कोई मौका नहीं छोड़ा है इनका मजाक उड़ाने का। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के लिए राहुल गांधी खतरा क्यों है, उसके बारे में इस आर्टिकल में एक व्यू पॉइंट दिया गया। इस आर्टिकल को लिखा किसने, तो राजेश महापात्रा साहब ने लिखा है। ये एक करंट अफेयर्स और पब्लिक पॉलिसी कमेंटेटर हैं। और रोहन डिसूजा साहब ने लिखा है, ये पढ़ाते हैं एट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ अफ्रीकन एंड एशियन स्टडीज क्योटो यूनिवर्सिटी। बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट्स बताए गए हैं राहुल गांधी जी के फेवर में, एक्चुअली में राहुल गांधी जी की फेवर के पॉइंट नहीं है, राहुल गांधी जी का फेवर एंड में आता है। पहले बीजेपी की पर्सपेक्टिव को यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए मैं आपके साथ इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहा हूं। बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल तरीके से जो कुछ भी हो रहा है उसको बताने की कोशिश करूंगा। पॉलिटिकल अवेयरनेस आपकी कैसी है उसके रिस्पेक्ट में आर्टिकल आप कह सकते हो कि हाँ भाई, पॉलिटिकल अवेयरनेस का एक बिल्कुल ही नया व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो पिछले 7 सालों से, पिछले 7 साल क्यों, मतलब जब से बीजेपी पावर में है, एक वाइब्रेंट इंडस्ट्री सामने आई है जहां पे 2 प्रकार के ग्रुप्स निकल के आए हैं। पहला ग्रुप तो ये है कि वो पॉलिटिकल एडवाइस दे रहा है और एक फेवर की तरह पॉलिटिकल एडवाइस दे रहा है किसको, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को। दूसरा ग्रुप क्या बोलता है पॉलिटिकल लीडर राहुल गांधी को कि आप पॉलिटिकल एक्साइल में चले जाओ, आपकी पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं, आपका पॉलिटिकल कैरियर खत्म। ठीक है भाई, यहां पे ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के लिए अभी भी खतरा है राहुल गांधी जी। क्यों खतरा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट को बिलोंग करते हैं और ना ही एक्सट्रीम राइट को बिलोंग करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए हमारे जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है बीजेपी की, उनका व्यू पॉइंट क्या है सरकार को चलाने के लिए, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट बीजेपी की सरकार है वो क्या करना चाह रही है, उनका प्रेफर्ड पॉलिटिकल मॉडल है चाइनीज इंस्पायर्ड। आप चाइनीज मॉडल को पहले समझते हैं। देखिए बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारी नॉलेजफुल चीजें भी आपको यहां पता चलेगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की अगर आप मेंबरशिप देखो, जो सेंट्रलाइज लेवल पे जो उनकी पार्लियामेंट है, अगर आप उसकी बात करो तो वहां पे हजारों की तादाद में मेंबर है। ठीक है, अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात करो और जो उनका नेशनल, वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के करोड़ों मेंबर्स हैं, तो भाई करोड़ों, 7 या 8 करोड़ मेंबर्स हैं एग्जैक्टली, आप जाके चेक कर लो। लेकिन जो उनकी पार्लियामेंट है, जिसको आप कह सकते हो कि भाई रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है आपकी चाइना की, जिसको बोला था चाइनीज नेशनल पीपल कांग्रेस, चाइनीज नेशनल पीपल कांग्रेस में 2980 मेंबर्स हैं। अब आप इमेजिन करो कि अगर चाइना की कांग्रेस में 2980 मेंबर्स बैठे हैं, तो क्या इन 980 मेंबर्स में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर डिस्कशन टाइप की कोई चीज हो सकती है? ऑब्वियसली यहां पे नहीं हो सकती। जो प्रेजेंट रूलिंग सरकार है उसके लिए ऑथर यहां पे बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहते हैं और अपोजिशन को बिल्कुल ही हटा देना चाहते हैं या अपोजिशन को इररिलेवेंट कर देना चाहते हैं। और इसी के लिए ये लेके आ रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब आप बोलोगे यार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का क्या लेना देना है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग चल रही है, प्रेजेंट जो लुटियंस गार्डन में हमारी बिल्डिंग है वो हटा दी जाएगी। बोलने का मतलब ये है कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी इसमें डबल ट्रिपल सीटिंग कैपेसिटी होगी और डबल ट्रिपल सीटिंग कैपेसिटी करने के बाद प्रेजेंट सरकार क्या करेगी कि एक नई डिलिमिटेशन एक्सरसाइज लेके आएगी। और प्रेजेंट के लिए ये जो लोकसभा में 545 मेंबर हैं और जो राज्यसभा में आपके 245 मेंबर है, उसको दुगना तिगुना किया जाएगा। जैसे कि चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ना, जिसमें 2980 मेंबर्स हैं, उसी प्रकार से इंडिया की पार्लियामेंट के प्रेजेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स को दुगना तिगुना चौगुना करेगी हमारी प्रेजेंट सरकार, और दे विल रिड्यूस इट टू एज गुड एज नथिंग। अभी के लिए आप बात करो जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है चाइना की, उसमें 2980 मेंबर्स हैं। ये ज्यादातर 2980 मेंबर्स पार्ट टाइम काम करते हैं, पब्लिक गुड के लिए काम करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में, कांग्रेस की फंक्शनिंग में इनका कोई मेजर रोल नहीं है। कुछ कुछ अभी ये करना चाह रही है कौन, हमारी बीजेपी की सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है एनडीए की। एनडीए सरकार क्या कहना चाह रही है कि पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाएंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो लोकसभा राज्यसभा की मेंबरशिप है उसको दोगुना तिगुना चौगुना करेंगे ताकि सीटिंग कैपेसिटी वहां पे आ जाए। और ऑब्वियस ही बात है,
अभी के लिए 545 मेंबर्स है लोकसभा में, ये 545 मेंबर्स एक जगह पे बैठ के ठीक से डिस्कशन करना मुश्किल हो जाता है। इसको अगर आप दुगना या तिगुना कर देते हो तो ऑब्वियस सी बात है डिबेट की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। और यही चाहती है प्रेजेंट सरकार। प्रेजेंट सरकार चाहती है कि डिबेट की कोई भी गुंजाइश ना हो। जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है चाइना की, वो बस एक रबर स्टैम्प की तरह काम करती है। वहां ना कोई डिबेट होता है, ना ही कोई डिस्कशन होता है। सारी की सारी पावर एक सेंट्रल कमिटी के अंदर कंसंट्रेटेड है। और सेंट्रल कमिटी के अंदर भी 7 मेंबर्स का एक ग्रुप है जिसको बोला जाता है स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी के पास पूरी की पूरी पावर कंसंट्रेटेड है और इसी स्टैंडिंग कमिटी को हेड करते हैं जी जिनपिंग साहब। तो ये जो चाइना में होने की कोशिश मतलब ये जो चाइना में हुआ है, ये जो चाइना का पॉलिटिकल सेटअप है, कुछ कुछ इस प्रकार का पॉलिटिकल सेटअप बीजेपी करना चाहती है, जिसमें 2 लोग डोमिनेंट होंगे, मिस्टर मोदी और मिस्टर अमित शाह। अब देखिए ये एक व्यू पॉइंट है, ये व्यू पॉइंट है करट मोहापात्रा साहब का, और जिन्होंने भी इस आर्टिकल को लिखा। बहुत सारे लोग इस व्यू पॉइंट को नहीं मानेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये अलग बात है कि हमारी प्रेजेंट सरकार ये भी बोल रही है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बढ़ाएंगे, कभी ना कभी ऐसा बोला गया है, लेकिन कितना बढ़ाएंगे इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं है। और इस लेवल की चीज जैसा कि चाइना में हुआ है, हमारी देश की सरकार कर पाएगी, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है, हम कभी भी वोट डाल के सरकार को हटा सकते हैं। तो इस लेवल की एक्सट्रीम बातें इंडिया में हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में हम लोग अभी कंफर्म से कह नहीं सकते। आप क्रिटिसाइज करते हो सरकार को तो आप ये बात बोल सकते हो, आप सरकार में फेवर में हो तो आप इस बात को बेकार बोलोगे। बट ठीक है, एक व्यू पॉइंट था, व्यू पॉइंट हमने डिस्कस किया। फिर एक और डायमेंशन की बात करते हैं। इस डायमेंशन को बोला जाता है साउथ कोरियन स्ट्रेटजी फॉर कल्टिवेटिंग शेबॉल्स। शेबॉल्स बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं फैमिली ओन्ड कॉन्ग्लोमरेट्स दैट आर बैक्ड बाय अनस्टेंटेड स्टेट सपोर्ट। साउथ कोरिया में ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ मेजर बिजनेस फैमिलीज हैं, और इन मेजर बिजनेस फैमिलीज को साउथ कोरिया की सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो कुछ कुछ इंडिया में भी इंडियन शेबोल्स बनाए जा रहे हैं, इंडियन कॉन्ग्लोमरेट फैमिली हैं, जो कि आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक लैंडस्केप को डोमिनेट करेंगे। अभी ही इकोनॉमिक लैंडस्केप को डोमिनेट कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में तो और ज्यादा इकोनॉमिक लैंडस्केप को डोमिनेट करेंगे, और हमारी भारत सरकार उनकी मदद कर रही है। बेसिकली यहाँ पे अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम की बात की जा रही है। एक्चुअली में अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, और वहां पे एक पवेलियन जिसका नाम है अदानी पवेलियन। कुल मिला के जो देश के 2 सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप हैं, एक अंबानी ग्रुप हो गया, एक अदानी ग्रुप हो गया, तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो हमारी करंट रूलिंग सरकार है वो अंबानी ग्रुप और अदानी ग्रुप को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो हमारी इकोनॉमिक लैंडस्केप में ये जो 2 बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं, ये बहुत डोमिनेंट होकर सामने आए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ऑथर यहाँ पे भी ये बोल ही रहा है कि जो साउथ कोरियन शेबॉल्स है, उन्होंने ग्लोबली कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उनकी जो प्रेस्टीज है वो ग्लोबल मार्केट्स को और सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं डोमिनेट करके आई है। इंडिया में यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं? इंडिया में ऑथर ये बता रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से, जिसमें डिमोनेटाइजेशन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इंप्लीमेंटेशन है, फॉर्म लॉस का इंप्लीमेंटेशन है, इससे गरीब ट्रेडर्स या फिर स्मॉल एंड मॉडर्न मीडियम इंटरप्राइजेस, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, मिडिल फार्मर्स की इनकम को बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स को ट्रांसफर किया गया। इसका प्रूफ क्या बता रहे हैं? अब इतनी बड़ी बात अगर ऑथर बोल रहा है तो कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ यही बता रहा है ऑथर कि पैंडेमिक के समय पे इन बिलियनियर्स की जो कमाई है वो 35% बढ़ी है, इनकी जो वेल्थ है वो 35% बढ़ी है। वर्किंग पॉपुलेशन की तो कमाई गिरी ही गिरी है, और जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज थी, जो ट्रेडर्स थे, शॉपकीपर्स थे, छोटे लेवल पे काम करने वाले लोग थे, वो बिल्कुल ही नीचे चले गए। तो ये बात यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि भाई कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे, लॉकडाउन के समय पे सरकारी पॉलिसीज ऐसी थी कि जो बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स थे इनको बहुत फायदा हुआ, और जो छोटे मोटे ट्रेडर्स थे ये ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गए हैं। ये बात यहाँ पे सरकार के अगेंस्ट बोलने की कोशिश कर रहा है ऑथर। तो मतलब ये बोला जा रहा है कि ऑथर, ये जो सरकार है प्रेजेंट, वो इंडियन शेबल्स को सपोर्ट कर रही है, मतलब बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स को सपोर्ट कर रही है। ये एक और व्यू पॉइंट है जो कि सरकार के अगेंस्ट लिया जाता है। देखिए ये बात तो कहीं ना कहीं सही है। मैं आपको अपना व्यू पॉइंट अगर बताऊं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार जा रही है। प्रेजेंट सरकार, अगर आप प्रेजेंटली मोदी जी की बातें सुनो तो वो आईएएस लॉबी के अगेंस्ट ओपनली बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आईएएस लॉबी है, कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का एक लिमिट से ज़्यादा एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट है, ये शायद हमारी सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। हमारी सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और एफिशिएंट वर्क कल्चर आएगा। अब ये बात तो समय पे पता चलेगी कि इसका व्यू पॉइंट सही है। फिर जो तीसरा और फाइनल पार्ट बताया जा रहा है कि
इंडिया के एजेंडा में हिंदुत्व को जोड़ा जा रहा है। हिंदुत्व को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, आर्टिकल 370 के थ्रू हटाने के थ्रू जोड़ा जा रहा है। आज की डेट में हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटी, आप वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो ये वाली आइडेंटिटी, भक्त हो एंटी नेशनल हो ये वाली आइडेंटिटी बहुत ज्यादा हो गई। तो हमारे देश का जो नागरिक है ना, वो एक डल ह्यूमरलेस मोनोक्रोमैटिक सिटीजन बनता जा रहा है। अब ये भी मैं बोलूंगा कि एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, ये सब बातें जो ऑथर यहां पे बोल रहे हैं, ये ट्रेंड केवल इंडिया में नहीं आ रहा, ये ट्रेंड पूरी दुनिया में आ रहा है। और इस ट्रेंड को बोला जाता है राइट विंग पॉपुलिस्ट टर्न। 2011 से आप बात करो तो हंगरी में विक्टर ओरबान जीत के आए, ठीक है, ब्रिटेन में ब्रेक्जिट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में क्या किया हम सबको पता है, फिलीपींस में रॉड्रिगो ड्यूटर्टे, आपके टर्की में रेसेप तैयब अर्डोगन और ब्राजील में जेर बोल्सोनारो। ये सब लोग राइट विंग प्रेसिडेंट है। ये सब लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन को डोमिनेट करने के लिए सोसाइटी को तोड़ना, आप सोशल स्कैज्म का प्रयोग करना, पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस का इस्तेमाल करके, लिबरल डेमोक्रेटीज की गलतियों का इस्तेमाल करके अपनी बादशाहत को मेंटेन करना, ये सब कुछ किया गया है। मतलब ये जितने भी लीडर्स का मैंने नाम लिया है यहाँ पे, इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को तोड़ा है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बेस को तोड़ा है, सोसाइटी को ज्यादा पोलराइज किया है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। और कुछ कुछ अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट मिस्टर मोदी और शाह भी ऐसा बोल रहे हैं, ये ऑथर बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब ऑथर का ये बोलना है कि मिस्टर मोदी और शाह जो बोल कर रहे हैं ना, वो कुछ ओरिजिनल नहीं है, दुनिया भर में ऑलरेडी हो रहा है। तो वो बस इंडिया में कर रहे हैं, ये हो पहले से रहा है इंडिया में। तो नथिंग इज ओरिजिनल, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो ये भी अब पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव स्टेटमेंट होगा। लेकिन अब बात यहां पे ये आती है कि इसमें राहुल गांधी जी का क्या रोल निकल के आता है। देखिए, राहुल गांधी जी के पर्सोना और टैक्टिक्स की बात की जाए तो कितना भी हो जाए, लेकिन कांग्रेस की जो डीलिंग है, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो ऑथर है वो प्रो कांग्रेस लग रहा है। ये कांग्रेस की किस प्रकार से तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस की डीलिंग को यहाँ पे बहुत ग्रेजुअलिज्म, निगोसिएशन वाला, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज वाला बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं पॉपुलर मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकिंग, जबरदस्त केओस पैदा करना, ये कांग्रेस की आप कह सकते हो मोडस ऑपरेंडी नहीं है, ये बोल रहा होता है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जब पॉलिटिकल पार्टी ताकत में होती है और उसको ताकत चाहिए होती है तो वो कुछ भी करती है उल्टा सीधा। राहुल गांधी के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो राहुल गांधी के रिस्पेक्ट में एक बात जरूर सही बोली जाती है कि ना ही इन्होंने एक्सट्रीम लेफ्ट स्टांस लिया है और ना ही इन्होंने एक्सट्रीम राइट स्टांस लिया है। अभी की सरकार का जो स्टांस है उसको आप एक्सट्रीम राइट इंस्टेंस बोल सकते हो। कंजर्वेटिव एलिमेंट्स के प्रति वो अपील पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो रहा है सोसाइटी में। बट इस प्रकार का स्टैंस राहुल गांधी साहब की तरफ से नहीं आया है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी साहब का जो बिहेवियर है, जो आइडियाज हैं, वो बिल्कुल ही पोलराइजिंग, ठीक है ना, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे सोसाइटी को तोड़ने वाले स्टेटमेंट्स राहुल गांधी जी की तरफ से नहीं आ रहे हैं। ये सब बातें हैं बोली जा रही हैं यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स को बीजेपी के लिए थोड़ा सा डेंजरस बताया जा रहा है। बीजेपी की जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, ऑथर का ऐसा बोलना है इनडायरेक्टली कि कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी, और तब राहुल गांधी एक न्यूट्रल लीडर की तरह सामने आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट का साथ नहीं दिया। अब आप बोलोगे एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट की फिलॉसफी, तो देखिए जो बीजेपी और आरएसएस वाली जो फिलॉसफी है उसको आप एक्सट्रीम राइट बोल सकते हो इंडियन कंटेक्स्ट में, और एक्सट्रीम लेफ्ट फिलॉसफी आप बोल सकते हो कि भाई जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फिलॉसफी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फिलॉसफी मेजॉरिटी के अगेंस्ट जाती है, बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्टेट की फिलॉसफी है, फ्री में सबको सब कुछ बांटना, उस टाइप की फिलॉसफी आ जाती है लेफ्ट में, और एक्सट्रीम राइट फिलॉसफी जो कि अभी के लिए बीजेपी की फिलॉसफी कही जा रही है। तो इस टर्म्स में राहुल गांधी को यहाँ पे न्यूट्रल बताया जा रहा है इस आर्टिकल में। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में राहुल गांधी जी की तारीफ कम की गई है, बीजेपी की बुराई ज्यादा की गई, लेकिन बीजेपी की बुराई करने के जो प्रॉपर पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स मेरे लिए डिस्कस करने जरूरी थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। पॉलिटिकल अवेयरनेस के रिस्पेक्ट में आर्टिकल जरूरी था, मैं बहुत डाइवर्स प्रकार के आर्टिकल्स को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको पसंद आया हो। अपने व्यू पॉइंट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।